अस्सलाम वालेकुम। उर्दू टीवी के प्रोग्राम हेल्थ केयर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल मोहसिन और हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद शकील अहमद साहब। आप MBBS MD हैं। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन इन डायबिटीज़ किया हुआ है कार्डिफ यूनिवर्सिटी, लंदन की मशहूर यूनिवर्सिटी से, और आपके पास सर्टिफिकेशन इन डायबिटिक मैनेजमेंट जॉसलिन हार्वर्ड से किया हुआ है, और पोस्ट ग्रेजुएशन इन क्लिनिकल डायबिटीज़ आप हार्वर्ड चेन्नई और IMA से काफ़ी हद तक कई फेलोशिप्स किए हुए हैं, और यहाँ पर हैदराबाद में काफ़ी दिनों से अपने प्रैक्टिस जारी रखे हुए हैं डायबिटीज़ में, और ओबेसिटी में कई पेशेंट्स आपसे फ़ायदा उठा चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तेमाल है यहाँ पर। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं प्रोग्राम की शुरुआत में ही कि अगर आप डॉक्टर साहब से रब्ता करना चाह रहे हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया उस पर आप कॉल कर सकते हैं, और वहाँ पर डॉक्टर साहब का अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, और जो लैंडलाइन नंबर दिखाया जा रहा है उस पर आप कॉल कर यहाँ डायरेक्ट लाइव शो में अपने सवाल डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं, और उसके जवाब इंशाल्लाह आपको दिए जाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज़ किन वजूहात से आता है, और डायबिटीज़ किसे कहते हैं, और डायबिटीज़ में कितने टाइप के डायबिटीज़ होते हैं, उनके इलाज कैसे होते हैं। इस टॉपिक पर हम इंशाल्लाह आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। डॉक्टर साहब, अगर डायबिटीज़ की बात की जाए और डायबिटीज़ किन पेशेंट्स में आता है या किसको आ सकता है, इसके अगर शुरुआती दौर से अगर हम गुफ्तगू जारी रखेंगे तो नाज़रीन के भी मालूमात में इजाफा होगा और शायद उनको भी काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। जी ज़रूर। जैसा मैंने इससे पहले भी इस बारे में बात की थी कि पहले तो हमें ये ज़रूरी है कि हमें पेशेंट्स को स्क्रीन करना चाहिए। देखिए, आज जो जिस तरीके से डायबिटीज़ जो तेज़ी रफ्तार से आगे बढ़ चुका है और फैल चुका है, तो इसके पहले तो चीज़ हमें स्क्रीन करना चाहिए कि अब सवाल ये उठता है कि हम ऐसा कौन से पेशेंट्स में स्क्रीन करना है। देखिए, जो भी पेशेंट जो रिस्की होता है, जिसे रिस्क चांसेस ज्यादा हैं, जिसे प्रोबेबिलिटी जिसे बढ़ जाती है, वैसे लोगों को हमें स्क्रीन करना चाहिए। अब अक्सर तो अगर हम आज के करंट सिनेरियो में अगर हम देखें तो 20 डायबिटीज का आना बहुत ही कम उम्र से स्टार्ट हो जा रहा है। यानी कि पहले तो सुना जाता था कि 40 साल की उम्र में या 45 इयर्स की एज में होता था, लेकिन आज हम देखते हैं कि 20 से 30 साल की उम्र में बहुत ज्यादा पेशेंट्स आपको डायबिटीज के नजर आते हैं, और ये अचानक नजर आते हैं। देखिए, जब या तो ऐसा नहीं है कि कोई पेशेंट को डायबिटीज का पता चलता है, क्योंकि बाज ऐसे कई पेशेंट्स हैं जिसमें कोई तरह का साइंस एंड सिम्टम्स नजर नहीं आता, चाहे सालों तक नजर नहीं आता। तो पेशेंट भी ये इसमें ये होता है कि पेशेंट को भी ऐसा लगता है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है। यानी कि डायबिटीज का मालूम होना कोई 50% लोगों में आपको कई सिम्टम्स नजर आते हैं, और 50% लोगों में कोई सिम्टम नजर भी नहीं आते। तो अब हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे गाइडलाइंस क्या है, हमें क्या गाइडलाइंस दिए गए हैं, जो ऐसे कौन से लोगों को हमें स्क्रीन करना चाहिए, हमें देखना चाहिए, हमें वैसे लोगों को पहचानना चाहिए। देखिए, WHO और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, और अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन जो काफी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इनके कई गाइडलाइंस होते हैं। ये गाइडलाइंस देते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जिसमें हमें डायबिटिक है या नहीं है, उसे स्क्रीन करने के लिए देते हैं। पहली चीज, दोनों के गाइडलाइंस में भी हम बात करें तो पहली चीज हमें यही बात जाती है कि जो लोग मोटे होते हैं उन्हें हमें डायबिटीज के लिए हमें देखना चाहिए। लेकिन इसमें डायबिटीज में कई तरह के भी होते हैं, जैसा कि टाइप 1 डायबिटीज ले लें या टाइप 2 डायबिटीज ले लें। अगर ब्रॉडर क्लासिफिकेशन अगर हम बात करते हैं तो जरूरी नहीं है कि टाइप 1 डायबिटीज में पेशेंट मोटा हो। देखिए, बहुत ही अलग, ये दो अलग चीजें हो जाती हैं, मायने अलग हो जाते हैं, इसके मतलब अलग होती है, इसका एज, ये डायबिटीज आने के एजेस अलग हो जाते हैं, इसके रीजंस अलग हो जाते हैं, इसके कॉजेज अलग हो जाते हैं। यानी कि टाइप 1 की अगर हम बात करते हैं और टाइप 2 की अगर हम बात करते हैं, तो मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट्स में अगर आप देखें तो 98% ऑफ द पेशेंट्स को अगर हम देखते हैं दुनिया भर में, तो आपको टाइप 2 डायबिटीज मिलते हैं, और 1 to 2% जो रेंज 2% की जो रेंज की बात करते हैं वो टाइप 1 डायबिटीज मिलते हैं। लेकिन अब सोचने वाली यहाँ पर यह बात है कि टाइप 2 डायबिटीज के लोगों को हम कैसे लोगों को स्क्रीन करना चाहिए, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज के लोगों को ही हमें स्क्रीन करना चाहिए। क्योंकि टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स ये होते हैं कि इमीडिएटली आपको पेशेंट लैंड में आ जाता है, मतलब एकदम प्रॉब्लम में आ जाता है। टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट यानी कि उसका शुगर लेवल इतने हाई हो जाते हैं, और वो एक ऐसा कंडीशन होता है जो हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डायबिटिक कीटो एसिडोसिस कहते हैं, DKA कहते हैं। और ऐसे सिनेरियो में
टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट अचानक हॉस्पिटल में लैंड हो जाता है और जब हमें डिटेक्ट हो जाता है। लेकिन एक बात अगर हम देखें कि टाइप 2 डायबिटिक। एक कॉलर को जी सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं नामपल्ली से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। जी, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा था कि ये जो शुगर है वो उसमें कितने होती है क्या? और अभी जैसा बताए डॉक्टर साहब कुछ टाइप्स के बारे में। जी जी, तो ये टाइप 1 का कैसा क्या रहता है, उसके बारे में मैं जानना चाह रहा हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह आप प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह इसी के ऊपर बात चल रही है। टाइप 1 टाइप 2 जितने भी शुगर के टाइप्स हैं उसी के ऊपर बात हो रही है। इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब भी इसी दौरान मिल जाएगा। बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ। जी जी जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब। जी, तो हम बात कर रहे थे कि टाइप 2 जो बहुत ही कॉमन होता है, 98% जो मैंने कहा कि उसका परसेंटेज होता है डायबिटीज आने का, तो ऐसे लोगों में क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज हिडन होता है, पता नहीं चलता, अंदर ही अंदर वो एक जहर की तरह अंदर ही अंदर बॉडी में जमा होना शुरू होता है, आ जाता है। बाय द टाइम हम जब डायग्नोस करते हैं, बाय द टाइम हमें जब पता चलता है, ऑलरेडी वो उन्हें डायबिटीज आकर 5 साल हो जाते हैं। देखिए, अगर हम एग्जांपल लें, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट आज हमारे क्लिनिक पे आता है और आज हमें मालूम चलता है कि वो डायबिटिक है, यानी कि वो उसे तो आज मालूम चल रहा है डायबिटिक है, लेकिन हमें ये डॉक्टर्स इसका ये हो जाता है, इसका मतलब ये निकल जाता है कि इन्हें 5 साल से डायबिटीज है। लेकिन देखिए, बात फिक्र करने वाली बात यहां पर यह है कि 5 साल का जो अरसा होता है, जो ऑलरेडी डायबिटीज में ये होते हैं, लेकिन 5 साल के 5 साल इन्हें कोई सिम्टम्स नजर भी नहीं आता। बिल्कुल। तो अब पेशेंट तो यही कंफ्यूजन में होगा कि मुझे तो 5 साल ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मुझे ना पेशाब का सा आना नहीं हुआ, मुझे तेजी का रफ्तार, या मुझे ऐसा कोई चक्कर आना, या कोई गिडनेस आना, या मुझे कुछ आंखों का आना, ये नहीं दिखता है। और 50% लोगों में दिखना जरूरी नहीं है। क्योंकि ये स्टडीज यही कहते हैं, रिसर्च जो हुई है काफी इसके हम डेप्थ में जाकर इसे रिसर्च किए हैं, और कई बड़े बड़े और यूनिवर्सिटीज जैसा कि आप हार्वर्ड ले लें, कार्डिफ ले लें, या दुनिया के सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन अगर हम उसकी बात करते हैं तो कई ट्रायल्स हो चुके हैं कि इसमें कई पेशेंट्स को इसमें नजर भी नहीं आता। तो जब हम साइंस एंड सिम्टम्स की जब हम बात करते हैं, या टाइप 2 डायबिटीज आने से क्या साइंस एंड सिम्टम्स दिखते हैं, या टाइप 1 आने से क्या दिखते हैं, ये तो हम बाद में बात को आगे बढ़ेंगे। लेकिन पहली चीज हमें ये जानना जरूरी है कि हम कैसे लोगों में हम स्क्रीन करते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब यहां पर यह है कि टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स बहुत ही साइलेंट डिजीज होती है, अंदरूनी तौर पर वो पेशेंट में आती है और उसका पता भी नहीं चलता। तो ऐसे लोगों को WHO और ADA ने गाइडलाइन, जो ADA यानी कि अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन या WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के गाइडलाइंस ये दिए गए हैं कि जो लोगों में वेस्ट सर्कमफ्रेंस जिसका बड़ा हो, यानी कि जिसका मोटापन ज्यादा हो, यानी कि जरूरी नहीं कि वो ऊपर से नीचे तक मोटा हो, या सिर्फ वेस्ट सर्कमफ्रेंस जिसका बड़ा होता है, जैसा उन्होंने ये भी मार्किंग की है कि अगर मेल्स में अगर 37 इंचेस अगर वजन अगर वेस्ट बढ़ता है, कमर बढ़ती है, और अगर फीमेल्स में अगर 35 इंचेस से अगर बढ़ती है कमर, तो ऐसे 2 लोगों को हम ओबीस कहते हैं, यानी कि ओवरवेट कहते हैं। क्योंकि हर एक का हम वेट का कैलकुलेशन करते हैं BMI के तहत, यानी कि हाइट के रेशियो, हाइट से हम वेट को कंपेयर करते हैं, ना कि एज से वेट को। देखिए, हाइट से तो जब हम जब हाइट का रेशियो और हम वेट से कंपेयर करके देखते हैं तो हमें BMI का पता चलता है। तो जो लोगों का BMI ग्रेटर देन 24 आता है वो ओवरवेट कहते हैं। अब उसी तरह से ओवरवेट से हम ओबीस कहते हैं, फिर स्टेज 1 कहते हैं, स्टेज 2 कहते हैं, फिर मॉर्बिड ओबेसिटी कहते हैं। फिर अगर हम ये एक बात हो गई कि मोटेपन की जो WHO और ADA के गाइडलाइंस है, और दूसरी बात यही लोग ये कहते हैं कि जो लोगों में जिसे फैमिली हिस्ट्री हो, देखिए यहां पर बात आ जाती है जेनेटिक्स की, कि जिसे फैमिली हिस्ट्री हो, यानी कि जिसके वालिद को शुगर हो, या जिसके वालदा को शुगर हो, या वालिद एंड वालदा को शुगर हो, या दादा को, इस तरह की एक फैमिली हिस्ट्री जिसे होती है, तो ऐसे लोगों में भी रिस्क बढ़ जाता है डायबिटीज आने का। लेकिन देखिए, यहां पर बात चल रही है रिस्क बढ़ने की, यानी कि प्रोबेबिलिटी की, यहां पर बात चल रही है चांसेस आने की। जरूरी नहीं है कि वो हर चीज आपके
वालिद को हो तो आपको भी आ जाए। सही है। हाँ, जेनेटिकली है, जीन्स हमारे वैसे बन चुके हैं। देखिए हर एक एशियन जो आदमी और औरत होते हैं, जो लड़के बच्चे होते हैं, ये एशियंस में ये देखा जाता है कि इनके जीन्स में ही एक वो होता है कि डायबिटीज के रिस्क फैक्टर्स हैं। लेकिन ये रिस्क फैक्टर्स को हम पूरी तरह से इसे दूर कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, इसे पीछे हट जा सकते हैं। लेकिन ख्वाहिश तो अब हमें होनी चाहिए कि हम कितना पीछे हटना चाह रहे हैं, हम कितना इस रिस्क से हम पीछे हट सकते हैं। क्योंकि अब ये रिस्क को हटने की पीछे हटने की जो चीजें होती हैं, ये बहुत और ज्यादा चीजें हम इसके डेप्थ में ऑलरेडी हमने कई बार इस शोज में बात की है रिगार्डिंग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक बहुत ही अहम रोल अदा करता है। तो अब रही बात, देखिए एक तो हमारे अगर हम ये सीन को देखें, एक तो हमें जेनेटिक का एक छप्पा लगा हुआ है। सही है। एशियंस को एक छप्पा है हमें कि भाई जेनेटिकली हम ऐसे हम इस तरह से मेकअप है हमारा, जेनेटिकल मेकअप हमारा जिस तरह से, उसमें डायबिटिक के चांसेस हमारे T2DM के या टाइप 2 डायबिटीज के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये जीन के जेनेटिक उस पे, ये ब्रिक पे यानी कि ये ईंट पे हम और के सबसे बड़ा जो ईंट डालते हैं वो है हमारे लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल का जिसे हम कहते हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल का यानी कि हमारे खाने पीने का तरीका, हमारा उठने बैठने का तरीका, हमारे सोने का तरीका, हमारे काम का तरीका, हम किस तरह से हम एक्टिव रहते हैं हमारी जिंदगी में, आम खास जिंदगी में, हम कितना हमारे हेल्थ से हम कॉन्शियस रहते हैं, हेल्थ कॉन्शियस हम बनते हैं। ये चीजें बहुत ही अहम हो जाती है। और अगर आप मुझसे खास तौर पर पूछें कि आज के जनरेशन में, यानी कि आज जो रिसर्च हो रही है, और सारी की सारी रिसर्च जाती है लाइफस्टाइल पे ही, आपके सेडेंटरी लाइफस्टाइल पे ही और आपके मोटेपन पे ही। क्योंकि आज जेनेटिक कॉज जो जेनेटिक का जो ब्रिक है, जो ईंट है, वो बहुत ही पतली होती जा रही है। जी, बात आ रही है आपके मोटेपन की, आपके सेडेंटरी लाइफस्टाइल की। तो ये लाइफस्टाइल को अगर हम किक कर सकते हैं, किल कर सकते हैं या मार सकते हैं, तो हम कई दूर इस डायबिटीज जैसी बीमारी से हम छुटकारा पा सकते हैं, पीछे हट सकते हैं। तो ये बात हो गई फैमिली हिस्ट्री की। अगर हम बात करते हैं तो ये एक सेकेंड कॉज हो गया। पहला तो कॉज मैंने मोटेपन का बता दिया था, और दूसरा कॉज फैमिली हिस्ट्री की बात आ गई थी। और तीसरा कॉज ये भी देखा गया है कि कई पेशेंट्स डिसलिपिडेमिक होते हैं, यानी कि जिसका हार्ट को प्रोटेक्ट करने वाली एक चीज होती है, चिकनापन होता है, जिसे हम HDL कहते हैं। जैसे लिपिड प्रोफाइल नॉर्मली जो हम करते हैं उसमें एक HDL एक आता है जो प्रोटेक्टिव होता है। जब HDL के लेवल्स हमें कम नजर आते हैं, जैसा कि आदमियों में होना चाहिए ग्रेटर देन 50 और औरतों में होना चाहिए ग्रेटर देन 40, तो जब आदमी में लेस देन 50 हो जाते हैं तो हार्ट का प्रोटेक्शन रेट कम हो जाता है। तो ऐसे लोगों में भी ये देखा गया है कि भाई इन्हें भी डायबिटीज आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो HDL का बात ले ले, चिकनाहट ऊपर नीचे हो जाने की बात ले ले, या PCOD की बात ले ले। बाज लोगों ने ये भी कहा है कि भाई PCOD के पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जिसे आता है तो वो मोटे हो जाते हैं। फिर जब वो मोटे हो जाते हैं तो उनका जब डायबिटिक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ADA ने ये भी कहा कि भाई माइक्रो एल्बुमिनूरिया, यानी कि जैसा किडनी की छन्नी में जब हम चावल को छन्नी करते हैं तो हम अक्सर देखते हैं कि छन्नी में चावल निकले और उसके जो कंकर होते हैं वो रुक जाएं। उसी तरह से किडनी का भी काम होता है कि वो अच्छी चीजें फिल्टर और जो कंकर जो होते हैं जिसे हम एल्बुमिन वगैरह कहते हैं वो पास ना करें। लेकिन बाद सिनेरियो में ऐसा भी होता है कि ये नजर आते हैं, डायबिटीज के मालूम होने से पहले ही हमें ये नजर भी आ सकते हैं। तो हमारा काम ये हो जाता है कि हम इनका प्रॉपर एक सीरम क्रिएटिनिन चेक करवा लें या यूरिन टेस्ट करवा लें। तो इससे हमें ये सारे के सारे रिस्क फैक्टर्स हैं मोहसिन साहब यहाँ पर। तो ये रिस्क होते हैं हमें आने के। तो यहाँ पर हमें अहम बात ये होती है कि हम स्क्रीन करते रहें। देखिए अक्सर हमें ये आज के वक्त में ये जरूरी है कि हमें अपने आप को देखकर एहसास दिलाना होगा कि हम कहां पर स्टैंड करते हैं। या मैं मोटा हूं, या मेरी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, या मेरा अनहेल्थी खाने का तरीका है, या मेरा एक्टिविटी जो फिजिकल एक्टिविटी मेरी बहुत ही कम होती है। ये सारे के सारे असेसमेंट आप खुद अपने आप से कर सकते हैं, कोई भी आम आदमी कर सकता है। जब हम ये असेसमेंट क्योंकि हम तो अपने आप से तो झूठ नहीं कह सकते, तो जब आप अपने आप को झूठ नहीं कह सकते तो आपको यहां पर एक तरीका अब हमें ये जरूरी हो जाता है कि हम स्क्रीन कर लें, क्योंकि हमें खुद मालूम है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। सही।
तो जब हमें मालूम है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, तो हमारा काम बन जाता है कि हम हर एक 6 महीने को, यानी कि 25 साल की उम्र के बाद, मैं तो ये कहूंगा कि आजकल तो 20 साल की उम्र से भी हमें ये जरूरी है, अगर मोटा है या रिस्क फैक्टर उसके पास अगर बढ़ के होते हैं, तो वैसे लोगों को हर 6 महीने को स्क्रीन करना शुरू कर देना चाहिए। स्क्रीन यानी कि एक सिंपल जाकर आप ब्लड टेस्ट करवा लें, तो आप भी इत्मीनान से रहेंगे और आपको एक हेल्थ कॉन्शियस भी हो जाएंगे। आपको जिंदगी जीने का एक तरीका आप अपना सकते हैं, आप सीरियस हो सकते हैं अपनी हेल्थ के ताल्लुक से। तो ऐसे चीजें हमें करना बेहद जरूरी हो जाता है, और ये जो गाइडलाइंस है, हमें जरूरी है हर एक आदमी इस गाइडलाइंस को फॉलो करें कि भाई हम किस तरफ जा रहे हैं। तो ये हो गई हमारे टाइप 2 जो अक्सर जो बहुत ही कॉमन जो चीज होती है। अगर यही बात हम करते हैं टाइप 1 डायबिटीज की, इसका क्योंकि परसेंटेज बहुत कम है और इसकी जो पैथोलॉजी होती है, देखिए टाइप 1 और टाइप 2 बहुत ही डिफरेंट एंटिटीज हैं, काफी डिफरेंट डिजीजेस हैं। हालांकि बात तो आती है शुगर को लेकर, लेकिन इसकी इटियोलॉजी अलग है। इटियोलॉजी का मतलब इसके वजूहात अलग चीज हो जाती है। टाइप 1 आने की वजूहात अलग है, टाइप 2 के वजूहात अलग चीज है। लेकिन देखा यह जाता है कि टाइप 2 बहुत ही एक साइलेंट है, टाइप 1 आपको इमीडिएटली इमर्ज हो जाती है। देखिए, और बाय द टाइम जैसे मैंने बताया था कि टाइप 2 में मालूम होने से पहले 5 साल तक आपको मालूम चल जाता है, तो यही 5 साल के दौरान में 50% लोगों में, 50% लोगों ने, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि क्योंकि मैंने इसके कई स्टडीज इसके ऊपर की है और हमने इसके ऊपर पेपर प्रेजेंटेशन भी किया है इसी स्टडीज को लेके, कि देखिए कई ये भी देखा जाता है कि 23.8% ये देखा गया है कि जो प्री डायबिटिक है, यानी कि जिसका शुगर अभी आया नहीं है, अभी शुगर कंप्लीटली वैल्यू ऐसा नहीं है कि उसको शुगर का छप्पा मार सके हम, उससे पहले का जो स्टेज होता है हम उसे प्री डायबिटिक कहते हैं। वैसे लोगों में भी देखा गया है कि हालांकि डायबिटीज नहीं है, लेकिन उनको तलवों में जलन होती है, या तो उनके आंखों में धुंधलापन नजर आता है, और या तो उनके किडनी में थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया था कि छन्नी का कुछ थोड़ा खराब हो जाना, वैसे भी चीजें नजर आती हैं। तो ये परसेंटेज में नजर आती है, यानी कि बास 23.8% नजर आता है, बास 11.3% नजर आता है। तो इसके कई परसेंटेज में हमने डिवाइड किया है इस चीज को। तो यहां पर प्री डायबिटिक स्टेज भी एक ऐसी चीज होती है, यानी कि डायबिटीज से पहले जिसे हम प्री डायबिटिक कहते हैं, तो वैसे स्टेज में भी ऐसे कई स्टडीज हो चुके हैं जिसमें हमें ऐसी चीजें नजर आ रही है, यानी कि न्यूरोपैथी का नजर आना, यानी कि रगों का खराब होने का नजर आना, या नेफ्रोपैथी किडनी पे इफेक्ट होना, या रेटिनोपैथी जैसे आंखों पे इफेक्ट होना, ये सारी की सारी चीजें हमें नजर आ सकती हैं। तो अगर हम टाइप 1 की अगर हम बात करते हैं, इसी वजूहात की अगर हम बात करते हैं, तो टाइप 1 की आप देखिए वजूहात बहुत ही अलग होती हैं। एक तो नंबर 1 चीज, ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। टाइप 1 कई ऐसे टाइप 1 डायबिटीज में एक जेनेटिक प्रॉब्लम जिसे कहते हैं, एक जेनेटिक वेरिएशन होता है जिसके वजह से टाइप 1 आता है। यहां तक कि पेशेंट और टाइप 1 आने के जैसे कि अब मां, फर्ज कीजिए मां को प्रेगनेंसी के दौरान में अगर शुगर होती है, जिसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं, और जब 24 और 28 वीक्स में ये नजर आता है, हमें शुगर का नजर आता है, जब ये नजर आता है तो बच्चा अगर मां का शुगर अगर कंट्रोल नहीं रहता प्रेगनेंसी के दौरान में जी, तो बच्चे को शुगर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। मैं तो ये कह सकता हूं कि 60% चांसेस हो सकते हैं, जिसे मैक्रोसोमिया बेबीज कहते हैं, यानी कि लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज, यानी कि बहुत ही वजन पेशेंट का बच्चे का बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इमरजेंसी में हमें LSCS करना पड़ता है, यानी कि सी सेक्शन करना पड़ता है, जिसे हम सिजेरियन कहते हैं, तो ओवरवेट होने की वजह से। और ये चीज है, और एक चीज ये भी नजर आई है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स काफी ज्यादा रोल अदा करते हैं, कई ज्यादा इन्वायरमेंटल फैक्टर, यानी कि अगर हम जाते हैं सिंगापुर की तरफ या हम जाते हैं अमेरिका की तरफ, देखिए यहाँ के जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं बहुत ही अलग फैक्टर्स हो जाते हैं। अगर आप यही बात करते हैं, अब कई लोग जो हमारे इंडिया से माइग्रेट होकर जो अमेरिका जाकर शिफ्ट हो चुके हैं, या जो 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल से जो वहां पर रहते हैं, उनके माइग्रेशन से वहां के इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से वहां पर टाइप 1 का ज्यादा हो जाना और टाइप 2 का कम हो जाना। अगर हम टाइप 2 की जाते हैं तो हम टाइप 1 के ज्यादा बन जाते हैं,
ओके। टाइप 1 में बच्चे हमारा नेक्स्ट कमिंग जो जनरेशन होता है उन्हें टाइप 1 का तो और वहां के जो कैंसर्स ज्यादा बदल जाते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स काफी रोल अदा करते हैं, काफी ज्यादा रोल अदा करते हैं। मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में ये चीज होती है कि भाई वहां का किस तरह का एनवायरमेंट है, जैसा कि इंडिया का एनवायरमेंटल फैक्टर्स अलग हो जाते हैं, वहां के एनवायरमेंटल फैक्टर्स अलग हो जाते हैं। एथनिसिटी एक बहुत ही बड़ा रोल अदा करती है। एथनिसिटी यानी कि अलग अलग डिफरेंट मल्टी कल्चरल लोग जो होते हैं, एथनिक जो लोग होते हैं, वो एक रेस अलग उसमें होती है। तो ये एथनिसिटी या रेस का प्रॉब्लम या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ये जितनी ज्योग्राफिकल जो हम जो बात करते हैं, ये बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं ये चीजों को लाने में जी। तो अब हम टाइप 1 के अगर हम कॉजेस की बात करते हैं, यानी कि इसके वजूहात की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि कोल्ड वेदर, देखिए वेदर बहुत एक अहम रोल अदा करता है यहाँ पर। जी। और दूसरी चीज जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का होना, एक दूसरी चीज जैसे मैंने बताया कि जेस्टेशनल डायबिटीज का हो जाना। और एक अगर हम वायरल इन्फेक्शंस की अगर हम बात करते हैं, यानी कि इन्फेक्शन जो होते हैं, उसमें बहुत ही एक मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन हम बात करते हैं कॉक्सैकी वायरस। एक कॉक्सैकी एक वायरस होता है जिसकी वजह से ये वायरल इन्फेक्शन होने की वजह से बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज आने के चांसेस हो जाते हैं। और एक अहम चीज यहाँ पर ये बात भी मैं रख दूं मोहसिन साहब की, जो पेशेंट्स को आप क्या कहते हैं अर्ली सॉलिड फूड इंटेक जो शुरू करते हैं, देखिए एक बात होती है ब्रेस्ट फीड जो हम बच्चों को करते हैं तो 6 महीने 1 साल, तो मैं यही अक्सर मैं अपने पेशेंट्स को कहता हूं कि कम से कम हम 1 साल से 1.5 साल 1 साल तक तो हम ब्रेस्ट फीड करना चाहिए। क्योंकि अगर हम अर्ली ब्रेस्ट मिल्क से हटा के लिक्विड से हटा के अगर हम सॉलिड पे फूड से अगर हम स्टार्ट करते हैं, सॉलिड फूड देना शुरू कर देते हैं, तो अर्ली जो सॉलिड फूड जो बच्चों में स्टार्ट किया गया, अगर हम जब उनको देखते हैं तो उनमें टाइप 1 डायबिटीज आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आते हैं नहीं है लेकिन चांसेस बढ़ जाते हैं, रिस्क बढ़ जाता है, रिस्क होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ऐसे चीजें ये अहम रोल अदा करती है इसके कॉजेस की, जो टाइप 1 डायबिटिक कॉज के, और इसके कई इसके साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जो मैं बताऊंगा डिटेल में। बिल्कुल। तो यहाँ पर बच्चों को जल्दी खाना नहीं देना चाहिए, कम से कम 1 से 1.5 साल तक दूध पे या लिक्विड डाइट पे ही जी बिल्कुल। सॉलिड फूड हमें स्टार्ट नहीं करना चाहिए, तो ताकि हम सेमी सॉलिड या लिक्विड पे हम ज्यादा बच्चों को, स्पेशली बेस्ट चीज तो आपको ब्रेस्ट फीड होती है। कॉल को शामिल जी सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। कॉलर कहाँ से बोल रहे हैं? मैं यहाँ से भारत से बोल रही हूँ जी। एक्चुअली कि मेरी हाइट 11 है और एज 24 है। वेट क्या होना चाहिए? आपकी हाइट कितनी है? 4'11". ओके। और वेट कितना होना चाहिए? वेट कितना? 24 एज है। ओके, इसके लिए वेट कितना होना चाहिए? और कोई सवाल पूछना चाहेंगे? ओके, वेलकम जी। डॉक्टर साहब, हाइट 4.11 इंचेस। देखिए इनकी हाइट के हिसाब से 56 to 60 kgs अगर इनका वजन होना चाहिए इनकी हाइट के हिसाब से जी। 56 to 60 kgs तक आप अपना वेट मेंटेन कर सकती हैं जी। हमारी जो बात हो रही थी टाइप 1 एंड टाइप 2 के बारे में, तो टाइप 2 एंड टाइप 2 के जो कॉजेस हैं उसके 2 वजूहात के बारे में इंशाल्लाह मैं समझता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि व्यूअर्स को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी इसके और जो आगे के मराइल हैं उसी के ऊपर अगर हम गुफ्तगू करेंगे तो और भी जरूर। देखिए जैसा कि अब ये हो जाता है कि टाइप 1 डायबिटीज में मदर एंड फादर अगर दोनों में भी अगर शुगर है, अगर दोनों भी अगर टाइप 1 के अगर शिकार हैं या वो है, तो चांसेस बच्चों में कितने हो जाते हैं वो हमें अहम है। यानी कि 1:10 के चांसेस हो जाते हैं या 1:4 के चांसेस हो सकते हैं अगर मदर एंड फादर दोनों में ही अगर डायबिटिक हो जाता है। अगर यानी कि अगर ओनली मदर्स अगर इसके शिकार हैं और उनके बच्चों को चांसेस आने की तो 1:25 हो जाता है। देखिए 1:10 अगर मदर फादर का अगर दोनों का होता है, और बच्चा अगर हम मदर की बात करते हैं तो 1:25 की बात करते हैं। अगर ओनली फादर्स की अगर हम बात करते हैं, खाली अगर सिर्फ फादर, ये रिसर्च हुई है, देखिए अगर खाली फादर को है तो टाइप 1 डायबिटीज बच्चों को आने में कितने चांसेस हो जाते हैं, अगर मदर्स को तो कितने चांसेस होते हैं। अगर ओनली फादर्स को है तो 1:17 का रेशियो हम मेंटेन करते हैं, अगर मदर्स को है तो 1:25 का रेशियो मेंटेन करते हैं। अगर मदर एंड फादर हो जाती है तो 1:10 या 1:4 का रेशियो हम मेंटेन करते हैं। ओके,
तो नाज़रीन, यहाँ पर लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद भी ये गुफ्तगू जारी रहेगी इंशाल्लाह। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। AMR यकीनन हैदराबाद के अवाम का एक भरोसे